वेलकम टू द एम्पायर हिस्ट्री। दोस्तों, आज हम एक ऐसी अजीम सल्तनत की बात करेंगे जिसकी सरहदें दुनिया के 3 सबसे बड़े कॉन्टिनेंट्स तक फैली हुई थी, जिसमें अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, कुवैत, इराक, जॉर्डन, फिलिस्तीन, इजराइल, लेबनान, सीरिया, तुर्की, यूनान, बल्गारिया, अल्बानिया, रोमानिया, मैसेडोनिया, सर्बिया, कोसोवो और हंगरी जैसे इन बड़े ममालिक तक फैली हुई सल्तनत को सल्तनत उस्मानिया यानी कि द ऑटोमन एम्पायर कहते थे। तो आइए जानते हैं कि 3 कॉन्टिनेंट्स पर फैली हुई 600 साल कायम रहने वाली अपने वक्त की सुपर पावर एम्पायर कैसे वजूद में आई और आखिर वो क्या वजह थी जिससे ये अजीम सल्तनत उस्मानिया जवाल का शिकार हुई। 1300 AD के अराउंड ईस्टर्न रोमन एम्पायर यानी बैजेंटाइन एम्पायर काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और इस तरफ सेल्जूक एम्पायर जिसको मंगोल्स ने बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी अनातोलिया के इस रीजन में बहुत सारे तुर्क कबीलों के दरमियान से उस्मानी तुर्कों का कबीला अपने लीडर उस्मान गाजी की क़यादत में धीरे धीरे ताकतवर हो रहा था। उस्मानी तुर्कों के बारे में कहा जाता है कि उनके सोल्जर्स दौड़ते घोड़ों पर बिना लगाम थामे तीरों से अपने शिकार को हलाक करने की सलाहियत रखते थे। उस्मान गाजी ने कुछ ही अरसे में घुड़सवारों की एक अच्छी फौज तैयार कर ली और कई तुर्क लीडर्स को भी यूनाइट कर लिया, जिससे उनकी ताकत में और भी इजाफा हो गया। अब उस्मान गाजी ने बैजेंटाइन एम्पायर पर हमले करना शुरू कर दिए और एक के बाद एक कई किले और शहर को फतह किया। इनमें से सबसे अहम यनी शहर है जिसको उस्मान ने अपना हेडक्वार्टर भी बनाया। बैजेंटाइन एम्पायर के खिलाफ शानदार फतह हासिल करते हुए उस्मान को देखकर अनातोलिया के एक के बाद एक तुर्क कबीले उस्मान के झंडे के तले जमा होना शुरू हो गए। एक रात उस्मान ने ख्वाब देखा, शेख अदवाली के सीने से उसके सीने में एक चांद दाखिल हुआ। फिर एक दरख्त उस्मान के सीने से निकलने लगा जिसकी शाखें मशरिक और मगरिब में फैल गई। उन दरख्त की जड़ों से 4 बड़े दरिया निकलते हैं और 4 बड़े पहाड़। ये ख्वाब के बीच में ही उस्मान की आंख खुल गई। उस्मान ने इस ख्वाब के बारे में अपने मुर्शिद शेख अदवाली को बताया। उन्होंने कहा, मुबारक हो, खुदा ने तुम्हें एक बड़ी अजीम सल्तनत की बशारत दी है। और जैसा कि दोस्तों तारीख गवाह है कि उस्मान गाजी का ये ख्वाब सच साबित हुआ। 1317 में कॉन्स्टेंटाइनोपल के करीब एक बहुत अहम शहर बुरसा पर उस्मानियों ने हमला बोल दिया। ये जंग 9 से 10 साल तक चली और 1326 में रोमन्स ने हथियार डाल दिए। इस वक्त तक उस्मान गाजी काफ़ी बीमार हो चुके थे। बुरसा की इस अजीम फतह की खुशखबरी ओरहान ने अपने बाप को सुनाई तो उस्मान अपने बेटे से बहुत खुश हो गए और अपने बेटे को अपना जानशीन भी मुकर्रर कर दिया। इस फतह के बाद बुरसा शहर को उस्मानियों ने अपना नया हेडक्वार्टर बना लिया। उस्मान गाजी के इंतकाल के बाद उनको इसी शहर में दफन किया गया था। आज भी इस शहर में उस्मान गाजी का मज़ार मौजूद है। अब उस्मान गाजी के बाद ओरहान ने इस रियासत को बाकायदा एक सल्तनत के रूप में ढालकर खुद पहली बार सुल्तान का टाइटल इख्तियार किया। 14वीं सेंचुरी के अनातोलिया में हर एक रियासत के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो अपने आस पड़ोस की रियासतों पर कब्जा कर ले या फिर खुद किसी रियासत के कब्जे में आके अपनी रियासत को ख़त्म कर दे। अब अनातोलिया से बैजेंटाइन एम्पायर का इक़्तिदार लगभग ख़त्म हो चुका था, लेकिन नॉर्थ अनातोलिया बिथिनिया में अभी भी कई छोटे बड़े किले और इलाके बैजेंटाइन एम्पायर में शामिल थे। उस्मानी सुल्तान ओरहान चाहते थे कि बिथनिया के रोमन्स इलाकों पर भी कब्जा किया जाए और अनातोलिया से रोमन एम्पायर का मुकम्मल सफाया कर दिया जाए। फिर उस्मानी फौज ने उन इलाकों का घेराव कर लिया और एक एक करके सभी किले उस्मानी तुर्कों के आगे हथियार डालने लगे। 1341 में जब रोमन शहंशाह का इंतकाल हो गया तो उसके 9 साल के बेटे जॉन 5 को तख्त पर बिठा दिया गया। एक रोमन जनरल कैंटाकजीनस ने बगावत कर दी। इस बागी जनरल कैंटाकजीनस को सल्तनत उस्मानिया की हिमायत भी हासिल थी। बैजेंटाइन एम्पायर में चली खाना जंगी के बाद कैंटाकजीनस को सल्तनत की मिल्कियत में हिस्सा दे दिया गया। अब उस्मानी तुर्कों की अपने सबसे बड़े दुश्मन रोमन्स पर धाक जम गई। सल्तनत उस्मानिया के वेस्ट में एक और मुस्लिम तुर्कों की रियासत कारासी सल्तनत को भी उस्मानियों ने धीरे धीरे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया, जिससे वेस्ट में मौजूद दर्राए दानियाल तक उन्हें रसाई मिल गई। यहाँ से वो यूरोप में दाखिल हो सकते थे। उस्मानियों के पास यूरोप में दाखिल होने के सिर्फ 2 रास्ते थे। एक, या वो रोमन्स का मजबूत किला कुस्तुनतुनिया को फतह करके यूरोप में दाखिल हों,
जो कि उस वक्त बहुत मुश्किल था, या फिर दर्रा दानियाल से दाखिल हुआ। 1352 में पेंटाकोजिनस ने जब अपने बेटे को शहंशाह बनाने की कोशिश की तो लोगों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। पेंटाकोजिनस ने फिर एक बार सुल्तान ओरहान की मदद मांगी, लेकिन अब सुल्तान ने अपनी एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर मुझे यूरोप और एशिया के बीच जो छोटा सा समुंदर है इसे पार करके यूरोप में गैलीपोली में मिलिट्री बेस बनाने की इजाज़त दी जाए। पेंटाकोजिनस ने ये इजाज़त दे दी। इसके बाद सुल्तान ओरहान ने अपने बेटे सुलेमान गाजी को एक बड़ा लश्कर देकर गैलीपोली रवाना कर दिया। लेकिन तुर्कों की एक रिवायत थी, वो गाजा किया करते थे, यानी ईसाई इलाकों को फतह करके सल्तनत का हिस्सा बनाया करते थे, जिसे वो गाजा का नाम दिया करते थे। और गाजा करने वालों को गाजी कहा जाता था, जैसे उस्मान गाजी, ओरहान गाजी। सुलेमान गाजी ने गैलीपोली में सिर्फ मिलिट्री बेस बना करके नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आसपास के ईसाई इलाकों पर हमले करना शुरू कर दिया और थ्रेस पर कब्जा करने लगे। अब सल्तनत उस्मानिया बैजेंटाइन एम्पायर को मशरिक और मगरिब दोनों तरफ से घेरे में ले लिए थी। इस पर पेंटाकोजिनस ने सुल्तान ओरहान से एहतजाज किया कि यूरोपियंस के इलाकों पर कब्जा ना करें और सिर्फ अपनी मिलिट्री बेस तक ही महदूद रहें, लेकिन मगरिब में फतह किए हुए सारे इलाके मुस्तकिल तौर पर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन गए। इसके बाद पेंटाकोजिनस का तख्त उलट दिया गया और फिर बैजेंटिनियों को एक नया शहंशाह मिल गया, जो कि सुल्तान ओरहान का साथी नहीं, पक्का दुश्मन था। 1362 में सुल्तान ओरहान गाजी का इंतकाल हो गया, जिसने अपने बाप से मिली रियासत को एक अजीम सल्तनत में तब्दील कर दिया, जो कि अनातोलिया से निकलकर यूरोप तक फैल गई। अब सुल्तान मुराद गाजी बन सल्तनत उस्मानिया के नया सुल्तान बन गया। सुल्तान मुराद ने तख्त पर बैठते ही तुर्कों की गाजा रिवायत को आगे बढ़ाया, लेकिन इन्होंने उस्मानी फौज में एक अहम तब्दीली की। आखिर वो तब्दीली क्या थी, गुलामों की फौज क्या है, और आखिर ये फौज इतनी मशहूर क्यों हुई, ये सब आप जानेंगे सल्तनत उस्मानिया की अगले एपिसोड में।